हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल मैथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन को स्टडी ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। तो देखो, सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है y इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये वाला जो सिंबल है सांप की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहेंगे कर्व को डिनोट करता है। किसका कर्व भैया? किसका कर्व? तो y और x के बीच में बात चल रही है ना, तो y x का कर्व। किसका कर्व? y x कर्व। ओके, y x कर्व को डिनोट करेगा ये चीज, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, y x कर्व। ठीक, तो ऐसे कहीं भी रिप्रेजेंट करना हो आपको तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो v इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, यानी कि ये वाला जो वी टी कर्व के बारे में बात कर रहा है। ओके, अगर आपको करना है तो x इंटू डी टी कर सकते हो, या एस डी टी, एस डी टी। तो एस या टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, इस वाले केस में वो बनेगा y वर्सेस x, x का ग्राफ। इस वाले केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा v वर्सेस t का ग्राफ। इस वाले केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा s वर्सेस t का ग्राफ। ओके, तो इस तरीके की बात करता है। तो रिप्रेजेंटेशन तो भाई क्लियर हो गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक 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 ठीक। इंटीग्रेशन जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन को, इट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब, सर इसका क्या मतलब हुआ? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब हुआ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, पहले इसको समझेंगे, है ना। फिर ये जो है इंटीग्रेशन, वो दूसरा इसको कहा जाता है कि अगर ऐसे आप लिख देते हो y इंटू डी एक्स, ठीक है, और मान लो ऐसे लिख दिया हमने ए टू बी, ए टू बी अभी बाद में समझाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्स, है ना। y और x, y और x से जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, तो उस ग्राफ के बीच में जो भी एरिया बनेगा उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं ना किसी चीज का, तो एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी? एरिया तो हम लोग पहले से भी जानते थे, ऑफ कोर्स जानते थे। आप ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल लीजिएगा, आपको सर्कल का भी एरिया निकालने बोलूंगा तो निकाल लीजिएगा, आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने बोलूंगा तो निकाल लीजिएगा, है ना। आपको रेक्टेंगल का एरिया बोलूंगा निकालने, निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपको मैं इसका एरिया बोल दूं निकालने, तो मान लीजिए ये कर्व है अपना वाई एक्स का कर्व, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, और जिसका कर्व ये है, और आपको बोला जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, तो क्या आप निकाल लीजिएगा? ऑफ कोर्स निकाल लीजिएगा, लेकिन इंटीग्रेशन की मदद से। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बैठेगा, ना तो ये ट्राइंगल है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है। तो एरिया निकालने में आपको कठिनाई होगी। तो जो कठिन से कठिन चीज़ों का एरिया जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, वो इंटीग्रेशन के सहायता से करेंगे। इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए इसे हम लोग स्टडी ऑफ एरिया भी कहते हैं। आ जाओ, ओके जी भाई। तो बारी बारी से समझते हैं कि एंटी डेरिवेटिव से कैसे फाइंड किया जाता है, और इंटीग्रेशन की सहायता से एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो कैसे, अभी समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कहलाता है। अच्छा, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज़ का है, डेरिवेटिव कर रहे हैं,
मान लो एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है? तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है। इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज दैट कि 2x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? इसी के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ऐसे एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसीलिए 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। एक दो और एग्जांपल दूं क्या? समझो बात को, समझो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सबको पता है सर, cos x होता है, cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिख दिया जाए, cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो sin x हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? देखो समझो फायदा, इसका फायदा समझाता हूं। मान लो कि अगर आप एक फॉर्मूला लिखते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, डी एस बाई डी टी। यानी कि समझना बात को, यानी कि समझना बात को, यहां पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हटाओ, इसी में समझा देता हूं। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू, इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देख रहे हो ध्यान से, इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है वेलोसिटी। ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब कि उस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ रहे बात को? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, होगा sin x। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन दे रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन देगा डिस्प्लेसमेंट। रिवर्स प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि आपको अगर मैं कहता कि आप डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालो, मान लो एग्जांपल यहीं पे समझ लेते हैं कि s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसका वेलोसिटी निकालो। तो बहुत आसानी से निकाल लेते। सर वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक कर दिया। ऐसे डी एस अपॉन डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो फटाफट। तो आपको पता ही है इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं 2t स्क्वायर अपॉन डी टी, और प्लस इसका भी लिख देते, इसका नीचे लिख देता हूं मैं, क्या लिखते नीचे? डी ऑफ 5 अपॉन डी टी, ये 5 है। तो इसका तो हमें पता है 2 आ जाता साइड में, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 2t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया डी एस बाई डी टी, यानी कि इसको भी कहते हैं। तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया। लेकिन अगर यही उल्टा दे देता, वेलोसिटी दे देता, मान लो ऐसा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 5, तो क्या आप इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते? नहीं निकाल पाते ना। लेकिन अब निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, और अगर वेलोसिटी दे दिया तो उसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये फायदा है इंटीग्रेशन पढ़ने का। और भी फायदा है, एरिया निकालना भी अभी समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर x के पावर n इंटू डी एक्स रहा, x के पावर n इंटू डी एक्स रहा, तो इसको जो हम लोग कहेंगे वो बोलेंगे x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। और साइड में लगा देंगे एक c, c का फंडा समझा देता हूं मैं। c इसलिए क्योंकि सोचो, मैंने बोला
कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये भी बोलोगे सर 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 5 का 0, ये भी 2x। यानी कि अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं 2x का, तो अब आप कंफ्यूज हो गए, क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखूं, क्या लिखूं, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ये है ना। तो इसीलिए हम लोग एक सी लगा देते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ प्लस होगा 5 होगा कि 10 होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 0 था तो भी इतना ही आया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था तो भी 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 रहता तो भी 2x ही आता, कुछ भी आता। तो 0 5 10 ये सब पता नहीं है, तो क्या लिख दिए, सी लिख दिए। बोलो क्लियर। और इसीलिए जब भी इनडेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात होती है, हालांकि फिजिक्स में आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा देखने को, ज़्यादा से ज़्यादातर आपको डेफिनिट ही मिलेगा, इनडेफिनिट नहीं मिलेगा देखने को, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप उसका उतना टेंशन मत लो। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं जब इसकी लिमिट नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इंटीग्रेट करते हुए, तो वहाँ सी लगा देते हैं अपने मन। बात समझ आ गया, हटा दे। बेसिक फॉर्मूला आज का। अच्छा, सी वाला फंडा समझ आ गया ना। x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस सी लिख दिया। एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत ही सिंपल है। मान लो किसी ने कह दिया x के पावर 3 का इंटीग्रेशन बताओ आप x के रिस्पेक्ट में, तो फटाफट ये कर दो x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस, मतलब कितना आ गया x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक, और समझाता हूँ। मान लो किसी ने ये कह दिया ये x टू द पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स निकाल के दिखाइए तो सर, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। क्या होगा x टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, यानी कि, और यहाँ पे प्लस सी लगा दिया, इनडिफिनिट है इसलिए, हालांकि आप सी का तो चक्कर ही भूल जाओ, हट जाएगा बाद में। ठीक 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 ठीक। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस सी, यानी कि देखो माइनस 1/4 इंटू एक्स के पावर माइनस 4 है, एक्स के पावर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो 1/x के पावर 4, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बोलो, क्लियर हुआ क्या। एक और क्रम देखो, मान लो ऐसा कह दिया, तब किसी ने ऐसा कह दिया तो क्या करोगे 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कह दिया तो ऐसा कहते समय आप करोगे इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 है इंटू डी एक्स है। ओके, तो इसको जब देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला लग जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। अब आपको ये कैलकुलेट करना है सिर्फ। बात समझ आया क्या, आगे बढ़ूं, ये फॉर्मूला समझ आ गया 3 इंटू डी एक्स, इसे कैसे लिखते, इसे ऐसे लिख लेते, नीचे है -17, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 17 इंटू डी एक्स, फॉर्मूला लग जाता x टू द पावर 17 प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स x टू द पावर 18 अपॉन 18 प्लस सी। आंसर खत्म। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अच्छा, कितना सिंपल है। सर आप एक काम करो, इसका बनाकर दिखाओ तो, इसका x टू द पावर
ऐसे 1/x इंटू डी एक्स करके दिखाओ तो। जब इसका करोगे तो आपको पता चलेगा, कैसे लिखोगे, x के पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1 इंटू डी एक्स। ऐसा जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, x टू द पावर -1 +1 बटा में -1 +1 प्लस सी। जब हमने लिखा तो ऊपर बच गया x टू द पावर 0 अपॉन नीचे भी क्या हो गया 0 प्लस सी। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1/0 प्लस सी। अब ये हो गई गड़बड़, 1/0। दुनिया में किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो नंबर तो अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड होता है ना। ओहो गड़बड़ हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला सही तो है लेकिन कब वैलिड नहीं है, n के जगह पे -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड दे देगा वैल्यू। तो साथ में यहाँ पे लिख लो साथ में, n शुड नॉट बी -1, n -1 बच्चों नहीं होना चाहिए। मतलब 1/x के लिए ये वैलिड नहीं है, 1/x के लिए वैलिड नहीं। तब सर क्या 1/x का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्या, होगा। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव यानी कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों आपको पता चलेगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद आया क्या कुछ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा, log x आएगा। और यहाँ पे log x न लिख करके mod x लिख देता हूँ, mod x प्लस सी। कहोगे मोड क्यों, मोड इसलिए क्योंकि log में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाला जाता है। अब मान लो यहाँ नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा कौन, मोड। इस वजह से ये आपका एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log mod x प्लस। बात समझ आया क्या, यह आ गया फॉर्मूला नंबर सेकेंड। आगे बढ़ता हूँ तो थर्ड नंबर क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, आपको पता है ना, उल्टा सोचो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, मतलब आप ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन एक्स तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। पढ़े हैं ना जी। तो यानी कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर हुआ, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये बात समझ गए, इस बात को हटाते चलता हूं मैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो फोर्थ में उसी तरह से और सोचना, और भी सोचना है। मान लो मैं कहूँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, कि सिंस हमें पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा tan x। और चूंकि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो बगल में क्या लगा देंगे, साइड में लगा देंगे c। बात समझ आ गई, बोलो पक्का, क्लियर है, ठीक सर ठीक। तो इस तरह की बेसिक फॉर्मूले हैं जिसे आपको सीखना है। उसी तरह से फिफ्थ नंबर में सर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e टू द पावर x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी खुद e टू द पावर x रह जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। उसी तरह से और भी है फॉर्मूले छोटे छोटे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लो लिख लो आप। मान लो किसका बता दूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी।
यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। अगर आप इसकी बात करोगे 7वां नंबर लिखवा दूंगा, नीचे ही लिखवा देता हूँ, हालांकि एनफ जा रहा है, एनफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, बेसिक फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं और तब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन का मैंने रूल्स बताया था, और प्लीज आप पहले डिफरेंशिएशन देखो फिर इंटीग्रेशन देखो, आपको ज़्यादा समझ आएगा। डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ मान लो 3 इंटू साइन एक्स आ गया और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 चूंकि एक कांस्टेंट चीज है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है, साइड में आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है साइड में, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं और सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, 3 cos x। ओके, उसी तरह से अगर 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होता, 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होता, तो यहाँ भी जो कांस्टेंट है ना, वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, और सिर्फ हम लोगों को साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइन एक्स को। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी क्या बताया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस कॉस एक्स। तो 3 का 3 रहेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी, दैट मीन्स -3 cos x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक, दूसरा रूल सुनो, सेकेंड रूल, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस रहने के बाद वो अलग अलग बट जाते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी प्लस माइनस रहने के बाद अलग अलग बढ़ जाएंगे। क्या सर, ये क्या बोल दिए आप? आइए समझते हैं, देखते हैं। जैसे देखो, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, मान लो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और अंदर में किसी ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स -1/x dx, ऐसे इसका इंटीग्रेट कीजिए आप। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बीच में प्लस माइनस है तो ये अलग अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, मल्टीप्लाई कर दो dx से, आ जाएगा dx, प्लस है तो प्लस दे दो और यहाँ सिंबल लगाओ इसी का, साइन एक्स का साइन एक्स लिखो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा dx। ये माइनस है, माइनस का सिंबल लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल दो, 1/x को 1/x लिखो, dx से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा dx, और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, देखो ऐसे आ गया। तो इसका जब करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, x⁴n वाला। तो क्या होगा, x⁴2 + 1/2 + 1। अब यहीं पे सी 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 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लास्ट में हम लोग सी लिख देंगे। ओके, देखो, तो प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताया, 1/x का बताया log mod x प्लस सी। अब लास्ट में सी लगा दिया सब करने के बाद, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, दैट्स वाई आपका जो आंसर आया वो आया x⁴3/3 प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस log mod x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। बोलो, बात क्लियर हुआ क्या, और करें? ठीक, रूल नंबर थर्ड, 2 रूल हो गया। तीसरा रूल देखो बाबू, अब आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि सर, क्या जिस तरह से डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, इसमें भी चेन रूल होता है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, चेन रूल नहीं होता है इसमें। तो फिर क्या होता है सर? आइए देखिए, थर्ड रूल समझते हैं। मान लो किसी दिन ऐसा रहा
साइन ही रहा, और x के जगह पे क्या आ गया, कोई भी लीनियर चीज जैसे ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे लीनियर, लीनियर होना चाहिए। कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए बाबू, लीनियर। लीनियर मतलब x का पावर 1 होना चाहिए या t का पावर 1 होना चाहिए। तो उस समय जो इसका इंटीग्रेशन का तरीका लगाओगे आप ऐसे लगा देना, सिर्फ साइन का सोचो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो साइन के जगह पे लिखा माइनस कॉस, अच्छा एक्स के जगह पे ये है माइनस कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पे वही चीज लिख दिया ए एक्स प्लस बी, और बटा में बटा का सिंबल देकर, ऐसे नीचे बटा का सिंबल देकर इसका डिफरेंशिएशन मतलब x के कोएफिशिएंट को लिख दो, x के कोएफिशिएंट को लिख दो। तो x का कोएफिशिएंट कितना है a, और तब लगा दो प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्या सर, क्या 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 क्या, एक बार और से, एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझाता हूं, देखो एक बार और। साइन का कितना होता है माइनस कॉस, x के जगह पे ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे भी ax प्लस बी आएगा, और x का जो कोएफिशिएंट रहेगा ना वो नीचे बटा में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो कैसे। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, आ जाओ देखो। मान लो ऐसा रहा 1/3x प्लस 5, ये फॉर्मेट जो है इंटू डी एक्स, ये फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह का लग रहा है 1/x इंटू डी एक्स, जिसका वैल्यू होता है फॉर्मूला लॉग मोड एक्स प्लस सी, ऐसा लग रहा है। लेकिन x के जगह पे कुछ लीनियर वाला टर्म लिखा हुआ है, तो आप उसी फॉर्मेट पे चलिए। 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड एक्स, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मोड एक्स। एक्स के जगह पे तो ये सब है, सब है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5, मोड बंद, और बटा में नीचे सबके नीचे ये x का कोएफिशिएंट 3 प्लस सी, आंसर। देखा कितना सिंपल है, देखा कितना सिंपल है। और बता दूं, देखो लो और सीखो और सीखो, लेकिन हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा दोगे आप। क्वाड्रेटिक निकल गया या पावर ज़्यादा हो गया, पावर 1 ही होना चाहिए तो ही ऐसा हो जाए, होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लो किसी ने किसी दिन ऐसा कह दिया e टू द पावर 7x माइनस टू, 7x माइनस टू और इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए। तो ये फॉर्मेट तो कुछ ऐसा लग रहा है e टू द पावर x इंटू डी एक्स, जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस सी। e के पावर x का इंटीग्रेशन खुद e के पावर x रह जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है बात। ओके, तो उसी तरह से e का डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाएगा, लेकिन x के जगह पे ससुर कितना आ गया, x के जगह पे आ गया 7x माइनस टू, तो यहाँ पे भी रहेगा 7x माइनस टू, 7x माइनस टू, और बटा में लगा दो x का कोएफिशिएंट 7, है ना जबरदस्त ट्रिक, बात समझ आ गई, प्लस सी, ये रूल है, ये ट्रिक है आपका। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। अब आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की तरफ चलो, ये हमें बात समझ आ गई ये कैसे करना है। फॉर्मेट देखना है और उसके बाद फॉर्मूला का अप्लाई लगाना है। सिंपल है तब तो ठीक है, कांस्टेंट है तो बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, देखो इसको अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा, बीच में प्लस है ना तो अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, ऐसे अलग अलग कर दिया। तो जब अलग अलग करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन, यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इसका, ये तो 5 है सर, कांस्टेंट है, लिख दो 0,
जीरो लिख दो है कि नहीं? क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर डिफरेंशिएशन में जीरो लिखते थे। तो मैंने बोला कि बस 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 आप यहीं पे तो भूल कर गए, यहीं पे तो भूल कर गए। आपकी दिमाग हो गई गलत। अरे डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट चीज का जीरो, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन 5 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, क्योंकि सोचो कि 5 किसका डिफरेंशिएशन है, तो 5 तो 5x का डिफरेंशिएशन है ना, 5x का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, 5x आएगा और तब आ जाएगा प्लस सी। यानी कि आपकी जो फाइनल वैल्यू आने वाली है x⁻³ प्लस 5x प्लस सी, ये आंसर होने वाला है। बोलो बात समझ आया? दूसरा कराऊं? हाँ सर, एग्जाम्पल सीरीज चल ही रहा है तो करा ही दो आप, ठीक है? ओके, दूसरा कराता हूँ। दूसरा सेकंड, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो x⁻7 प्लस साइन 3x प्लस -2 और इन सब का dx, इन सब का dx, ऐसे तो कैसे करेंगे? तो कहोगे वेरी सिंपल सर, ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, x⁻7 लिखिए इंटू dx लगा दीजिए, प्लस था प्लस का सिंबल दीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, लिख दीजिए साइन 3x - 2 और dx का dx लगा दीजिए। इसका कीजिएगा तो लिखिएगा x⁻7 प्लस 1/7 प्लस 1 प्लस, इसका कीजिएगा तो साइन का होता है माइनस कॉस, फिर अंदर में वही रह जाएगा 3x - 2, क्यों अभी समझाया, और x के आगे वाला क्योंकि अंदर में लीनियर आ गया, लीनियर, तो x का कोएफिशिएंट 3 है तो नीचे आ जाएगा 3 प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर होने वाला है x⁻7 और 1 8/8 प्लस माइनस माइनस कॉस 3x - 2/3 प्लस सी, आंसर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें दोनों ही रूल लग गए। ओके, टाइम्स e⁻5x और इन सबको आपको इंटीग्रेट कर देना है dx। तो कोई बात नहीं, पहले क्या करो, पहले तो अलग अलग कर लो, ऐसे लिख लो x/(x प्लस 1 इंटू dx प्लस 19 sec² x प्लस 1 इंटू dx, माइनस है तो माइनस दे दिया, 2 इंटू e⁻5x इंटू dx, e⁻5x इंटू dx। चलो देखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इधर से शुरू करता हूँ। देखो x1 है ना, कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर 1 0 1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस ये 19 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर मतलब 19 बाहर इंटू में sec² x प्लस 1 इंटू dx, माइनस ले लिया, 2 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर e⁻5x इंटू dx। अब बारी बारी से इंटीग्रेट कर लो, 1 0 1 को किया बाहर, 1 में x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो ये तो फॉर्मेट है ऐसा 1/x इंटू dx मतलब लॉग मोड x का, लॉग मोड x का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिखेंगे लॉग मोड x प्लस 1, लेकिन फिर आप कहोगे सर ये तो लीनियर था, तो लीनियर था तो इसके आगे वाले, तो x प्लस 1 के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बटा में 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 19 का 19 sec² x प्लस 1, तो sec² x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, tan x, यहाँ पे लिख देंगे tan x के जगह पे कितना है, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिया। फिर बोलोगे सर ये लीनियर है तो नीचे लिखो x के सामने वाला कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, माइनस का माइनस दिया, ये हटा देता हूँ, 2 का 2 e⁻x का फॉर्मेट आ गया ये, तो e⁻x का फॉर्मेट वापस वही रह जाता है e⁻x, और x के जगह पे क्या है 5x, तो यहाँ भी रह जाएगा 5x। फिर से बोलोगे सर ये लीनियर है, नीचे लगा दो x के सामने वाला, x के सामने कितना है 5, तो ये रह जाएगा 5 और प्लस क्या आ जाएगा c। बोलो क्लियर, पक्का? तो फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 0 1 लॉग मोड x
प्लस 1 प्लस 19 tan x प्लस 1 माइनस 2/5 e टू द पावर 5x प्लस c आंसर। तो ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, बात समझ आया क्या? बात समझ आया कि एक और करा दूं? बात समझ आया कि एक और करा दूं? चलो एक और करा ही देता हूँ। अपॉन x प्लस ये 3x प्लस 5 और इन सब का इंटीग्रेशन करना है। क्या करें? अलग अलग कर लेंगे। e टू द पावर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस 17x टू द पावर 17 इंटू डी एक्स प्लस 3/3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। किया, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया? e टू द पावर 3x प्लस 5, x के सामने 3 है, लीनियर भी लिखा हुआ है तो 3 नीचे आ गया, माइनस का माइनस, 17 कांस्टेंट है, 17 बाहर, अंदर बच गया आपका x टू द पावर 17 इंटू डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर, अंदर बच गया 1/3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर हो रहा है? ध्यान से इसको कर लेते हैं। e टू द पावर 3x प्लस 5, ये 5 लिखा हुआ है, अपॉन 3 माइनस 17 टाइम्स x टू द पावर 17 प्लस 1/17 प्लस 1 प्लस 3 इंटू लॉग मोड 3x प्लस 5/3 x के सामने वाला प्लस c। अब आप समझ रहे हो कहाँ से क्या चीज़ आ गया? चलो देखो, इसे अच्छे करके लिख देते हैं। अच्छे से क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 5 माइनस माइनस 17/18 इंटू x टू द पावर 18 प्लस 3 से 3 कट चुका है, 3 से 3 कटने के बाद क्या बच गया? log 3x प्लस 5 प्लस c। मोड वोड क्यों दिया? आपको बात समझ आ रही है? सब चीज क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम लोग आगे मूव करते हैं, स्विच करते हैं खुद को। नाउ स्विच टू डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या है? यानी कि कंप्लीट एरिया के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले ऐसा होता है, ऐसा सिंबल रहेगा, वही चीज लिखा रहेगा। मान लो x टू द पावर 5 है इंटू डी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा रहेगा, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। आया बात समझ में? a से लेकर b तक वैल्यू लिखा रहेगा। अच्छा ठीक है, a से लेकर b तक। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? a से लेकर b तक वैल्यू लिखा रहेगा। तो इसका मतलब आपको करना कैसे है, समझो करना कैसे है। x टू द पावर 5 का सिर्फ इंटीग्रेशन लगा लो, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन, है ना? तो क्या होगा? x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। और अब यहाँ पे c मत लिखो, अब c की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप ये कर दो ऐसे ऐसे, क्योंकि ये इनडेफिनिट नहीं है, डेफिनिट है। और a था नीचे तो नीचे लिख दो a, b था ऊपर तो ऊपर लिख दो b, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? x टू द पावर आ गया 6/6, वैल्यू ऐसे लिख देंगे a b। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, है ना? तो आपको यहां तक आने के बाद अपर लिमिट को पहले पुट करना है, तो पुट कीजिए। अपर लिमिट को आप पुट कीजिएगा तो हो जाएगा x के जगह पे, x के जगह पे b रख दिया, तो b के पावर 6/6 माइनस माइनस, अब पुट करना है लोअर लिमिट को, यानी कि लोअर लिमिट पुट करते समय माइनस का साइन देंगे। x के जगह पे पुट किया तो ये हो गया a टू द पावर 6/6, और यही आपका आंसर माना जाएगा। कोई वैल्यू होता तो समझ लेते हैं, ठीक। लेकिन जियोमेट्रिकली इसका क्या मतलब हुआ?
जियोमेट्रिकली इसका क्या मतलब हुआ? तो जियोमेट्रिकली इसका मतलब जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई इंटू डी एक्स, इसका क्या जियोमेट्रिकली मीनिंग हुआ? तो मान लो y है, यहाँ पे x है, और y से x का कैसा भी ग्राफ बन रहा है बाबू, कैसा भी ग्राफ बन रहा हो y और x के बीच में, उस ग्राफ का x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक के बीच का एरिया निकाल लिए हम लोग। इसका यही मतलब हुआ, मतलब ये जो वैल्यू आया ना, ये एरिया आया है कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, मान के चलो, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ये जो ग्राफ है वो है x टू द पावर 5 का लगभग। एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, बोलो बात समझ आया? तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब हुआ कि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, और इसीलिए इंटीग्रेशन को कहा जाता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बोलो क्लियर है? तो डेफिनेट इंटीग्रल्स बहुत ही इजी है, आसान है। क्या करना है, इनडेफिनिट में ही वैल्यू रख देना है। दिखाता हूं कैसे। मान लो अपने क्वेश्चन ऐसे रहा, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या करोगे, फटाफट ऐसे कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2+1/2+1। इसको ऐसे करो, यहाँ लिखो नीचे लोअर लिमिट, ऊपर लिखो, ऊपर में अपर लिमिट। यह वैल्यू आ गई x टू द पावर 3/3। फिर से नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। फटाफट पहले अपर लिमिट भरना है, 3 टू द पावर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, माइनस लोअर लिमिट भरना है, टू द पावर 3/3। 3 के पावर 3 कितना होता है, 27/3, माइनस 2 के पावर 3 कितना होगा, 8, नीचे रह गया 3। एलसीएम उलसीएम आप लेकर करेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 27 - 8। 27 - 8 कितना होता है, 19 होता है आई थिंक, 19/3 स्क्वायर मीटर। ये एरिया निकला है। यानी कि आपने अगर इनडेफिनिट पढ़ लिया तो डेफिनिट पढ़ लिया समझो। π/4 से लेकर π/2 तक आपको करना है साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक 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 ठीक। क्या करोगे आप, साइन एक्स का फॉर्मूला लिखोगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। फिर क्या करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखोगे। लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है π/2। आपको पता होना चाहिए, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, π/2 का मतलब है 90 डिग्री। ठीक भाई, ओके, मैं समझता हूँ कि इतना आपको पता है। अब क्या करें सर, पहले अपर लिमिट भरो आप। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट भरेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो इससे पहले काम करते हैं, इस माइनस को ले लेते हैं, भर लेते हैं। अपर लिमिट भरो सर, तो अपर लिमिट भरो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस π/2। फिर माइनस का साइन दे दो आप, दे दिया, माइनस का साइन दे दिया। फिर इसमें आप लोअर लिमिट भरो, तो माइनस कॉस, ये माइनस का साइन किस लिए आया, समझ आ रहा है ना बात, उसके लिए माइनस कॉस π/4। ये रहा आपका लोअर लिमिट। चलो करते हैं। आपको पता है माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये सब मिला जुला के क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी कि ये आ गया 1/√2 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर हुआ। दैट मीन्स 1/√2 स्क्वायर मीटर नहीं, स्क्वायर यूनिट कहो, क्योंकि आपको क्या पता मीटर में निकाल रहे हो सेंटीमीटर में, स्क्वायर यूनिट कहो। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ सर, तो देखो क्या हुआ, साइन एक्स था, है ना, और साइन एक्स का ग्राफ लगभग ऐसे होता है, ठीक है। उसने बोला π/4 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक। तो ये होता है π/2, ये वाला वैल्यू, और ये होता है 0। तो इसके बीच में कहीं यहाँ π/4 आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया
ये 1/√2 आएगा। यहाँ से यहाँ तक का एरिया आएगा 1/√2। अब आप करके देखना। करोगे कैसे? इंटीग्रेशन की ही मदद से। ये इसका मतलब हुआ कि ये जो एरिया आया वो आया 1/√2। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ π/4। बात समझ तो आ गया सर। थोड़ा सा इसको फिजिक्स से रिलेट कीजिए। फिजिक्स का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बात समझ आ गई। जैसे मानो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करते हैं, है ना। मान लो दिया क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 3 एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड, बोला सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स। तो 0 to 3 उसका कहने का मतलब है। कहां से कहां तक कहने का मतलब है? 0 से 3 तक। तो देखो ऐसे लिखो हमेशा, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ऐसे समझो, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ds/dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vdt। अब वैल्यूज भर सकते हो कैसे? तो ऐसे, भी की जगह पे कितना है? 2t प्लस 3 है, 2t प्लस 3, और ये कितना आ गया? dt। और कितना समय में पूछा है? 0 से 3। तो यहाँ पे लोअर लिमिट रहेगा 0 और अपर लिमिट रहेगा 3। बोलो बाबू बात समझ आया क्या? तो देखो ध्यान से, 0 to 3 2t इंटू dt, और बीच में है प्लस, तो प्लस लिख दिए, 0 to 3 3 इंटू dt। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जो कांस्टेंट चीज होगा वो आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया बाहर, बचा 0 to 3 t इंटू डी टी, प्लस ये भी बाहर, इसका तो डायरेक्ट आपको पता है 3t होता है, क्योंकि मैंने बताया ना 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x। अब यहाँ t है तो t लग जाएगा, ऐसे लग दिया वैल्यू। लोअर लिमिट लिखेंगे पहले 0, अपर लिमिट लिखेंगे 3। ठीक 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 ठीक। 2 का 2 रह गया, t का क्या होगा? t 1 प्लस 1, क्योंकि t के पावर 1 है ना, तो x के पावर 1 वाला फॉर्मूला चलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट रखा 0 to 3, ठीक है, प्लस ये तो ऑलरेडी है, पहले रख दो 3t 0 to 3, बाद में रखेंगे वैल्यू। देखो क्या बनेगा, 2 रह गया बाहर, पहले ये वैल्यू रखना है, अपर लिमिट t के जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 अपॉन, नीचे तो 2 है ही, माइनस, फिर 0 रखना है, तो 0 के पावर 2 अपॉन 2, ये रख दिए यहाँ पे, प्लस साइन दे करके ये भी लिखना है, तो लिखिए 3 इंटू, इसके जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू 0 यानी कि 0, वैल्यूज निकाल लो। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2, और माइनस ये क्या है? 0 है, प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 2 इंटू 9/2 प्लस 9, ये कट गया, कितना बचा? 9 प्लस 9 सॉरी 18 मीटर, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 18 मीटर। जो पार्टिकल था वो पार्टिकल 18 मीटर चला 3 सेकेंड में। बात समझ आया? 18 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का फायदा उठाते हैं। आप, आई होप आपको बात समझ आया होगा, इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश किया इंटीग्रेशन को 1 शॉट में ख़त्म करने का। तो थैंक यू।